हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर जो कि शिक्षा शास्त्र का फाइनली हमने बहुविकल्पी का प्रश्न जो है आज मैं इस वीडियो में कवर कराने वाली हूं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन तो कर ही लीजिएगा। इससे जो पहले के वीडियो हमने बनाया हुआ है जिसमें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सेकेंड सेमेस्टर का, वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कराया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको अलग से वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका उसमें पूरा का पूरा तैयार होगा। ठीक ऐसे ही आज का वीडियो है जो कि 200 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम कवर कराएँगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुविकल्पी अलग से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला है कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध था। जो पहले की जो वैदिक कालीन जो शिक्षा हुआ करती थी उसमें गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध था, तो वो था पिता पुत्र जैसे संबंध था। दूसरा ये है कि वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक था। तीसरा ये है कि बौद्ध कालीन में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो था नालंदा में था। जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है और देखना है, सिर्फ आपको इतना करना है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि मुस्लिम शिक्षा के आदर्श पुरातन हिंदू शिक्षा से भिन्न थे यानी कि अलग थे। ये प्रश्न जो 5वां है सेम यही क्वेश्चन है कि मुस्लिम शिक्षा के आदर्श पुरातन हिंदू शिक्षा से भिन्न थे। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही दे दिया है। प्रश्न 6 है कि वैदिक युग की शिक्षा अर्थव्यवस्था का भार था, वो सिर्फ था दान दक्षिणा पर था। प्रश्न 7 जो है कि प्राचीन भारतीय साहित्य को धर्म का वाहन माना है किसने, तो वो माने हैं मैकडॉनल्ड ने। प्रश्न 8 है कि शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण करना किस युग में शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य था, तो वो था वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि घाटिका घाटिका किस युग की शिक्षण संस्था थी, तो वो वैदिक युग की थी। प्रश्न 10 है कि धर्म दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी घाटिका में। प्रश्न 11 है कि टोल में शिक्षा दी जाती थी संस्कृति की। प्रश्न 12 है कि वेद साहित्य तथा धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे गुरुकुल में। प्रश्न 13 है कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र कहलाता था गुरुकुलवासी अंतेवासीन। प्रश्न 14 है कि प्राचीन युग में शिक्षा ग्रहण करने की अवधि में यानी कि समय में सभी छात्र एवं छात्राओं को अनिवार्यता था, वो था ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की। प्रश्न 15 है कि वैदिक युग में गुरुओं के प्रति शिष्यों के कर्तव्य थे उक्त में से तीनों, यानी कि प्रातः चरण छूना, वह है कि गुरु के बैठने का स्थान साफ करना, गुरु के पैर को दबाना, जो कि वैदिक युग में हुआ करता था। आज के क्या है, तो आज ये बिल्कुल ही कोई इसका मतलब ही नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। प्रश्न 16 है कि शिक्षार्थी के प्रति गुरु के कर्तव्य थे, तो इसमें स्वांगीण विकास का यानी कि हर क्षेत्र में गुरु के क्या प्रति था कि बालक जो है उसकी हर क्षेत्र में उसका विकास करना, अस्वस्थ होने पर सेवा करना, और उसके बाद है कि गलत आदतों का समन करना। तो ये था जो गुरु थे उसका कर्तव्य था। प्रश्न 17 है कि उपनयन का तात्पर्य था, मतलब था यानी उपनयन का, तो वो था गुरु के पास ले जाना। प्रश्न 18 है कि उपनयन धारण न करने वाले छात्र की ज्ञानार्जन का अधिकार नहीं था, अतः उसे समझा जाता था शूद्र। प्रश्न 19 है कि मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों के अध्ययन करने की आयु थी 18 वर्ष। प्रश्न 20 है कि क्षत्रिय एवं वैश्यों के अध्ययन प्रारंभ करने की आयु क्रमशः थी, वो थी 11-12 वर्ष। प्रश्न 21 है कि नालंदा शिक्षा संस्था गौरव समझी जाती थी बौद्ध युग में। प्रश्न 22 है कि बौद्ध काल की शिक्षा में छात्रों के लिए आवश्यक नहीं था, वो था वेदों का ज्ञान या ब्राह्मण होना। प्रश्न 23 है कि जीवन में सभी प्रकार की लालसाओं की समाप्ति का अर्थ है निवाड़। प्रश्न 24 है कि बौद्ध धर्म ने अधिक जोर दिया था, वो निर्वाण प्राप्ति पर। प्रश्न 25 है कि बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए स्थापना हुई बौद्ध मठों तथा विहारों की। प्रश्न 26 है कि शिक्षा में कर्मकांड तथा अधिकार के कारण निम्न धर्मों में से एक का अभ्युदय हुआ, वो बौद्ध धर्म है। प्रश्न 27 है कि मैसूर के हसन जनपद में अरिष्करी स्थान में सर्वगपुर नामक ग्राम विद्या केंद्र में प्रसिद्ध था, वो अग्रहार था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बौद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण है, वो है अविद्या यानी कि अज्ञान। 29 है कि बौद्ध युग में श्रवण को कहा जाता था सरल त्रयी। प्रश्न 30 है कि बौद्ध युग में वेदों की शिक्षा का प्रमाणित उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो महाबग्गा नामक पुस्तक में। प्रश्न 31 है कि बौद्ध शिक्षा केंद्रों
का सबसे अधिक विकास हुआ था 5वीं सदी में। प्रश्न 32 है कि उच्च शिक्षा प्राप्त बौद्ध युग की स्त्रियां कहलाती थी उपाध्याय। प्रश्न 33 है कि प्रव्रज्जा में प्रवेश की आयु थी वो थी 6 वर्ष। प्रश्न 34 है कि प्रव्रज्जा का इच्छुक बालक सिर के बाल मुड़वाकर पीले वस्त्र पहनकर भिक्षुओं के चरण में माथा टेककर ग्रहण करता था शरण त्रयी। प्रश्न 35 है कि बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता था जिसे कहते हैं प्रव्रज्जा संस्कार, उसको बोलते हैं प्रव्रज्जा संस्कार। प्रश्न 36 है कि बौद्ध काल में मठों का अध्ययन का समय निम्न में रूप में से निश्चित था 12 वर्ष। प्रश्न 37 है कि मुस्लिम शिक्षा के आदर्श पुरातन हिंदू शिक्षा के लगभग समान थे। 38 है कि मुस्लिम शिक्षा में प्रधानता शिक्षा का माध्यम अरबी में था। प्रश्न 39 है कि मकतब एवं मदरसा शिक्षा के केंद्र था मुस्लिम काल में। प्रश्न 40 है कि योग के छात्रों को मुस्लिम युग में उपाधियां दी जाती थी जिनका नाम था आलिम, फाजिल, काबिल। ये आपको याद रखना है, आलिम, फाजिल, काबिल। प्रश्न 41 है कि मुस्लिम काल में अनुशासन था दमनात्मक। प्रश्न 42 है कि मध्यकाल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि न होने के कारण था पर्दा प्रथा। प्रश्न 43 है कि मुस्लिम भारत को संगठित एवं सहारा देने का कार्य राज्य तथा निजी प्रयास पर। प्रश्न 44 है कि मुस्लिम युग में धार्मिक शिक्षा का संबंध मुख्यतः था इस्लाम से था। प्रश्न 45 है कि मुस्लिम शासनकाल में शिक्षा का माध्यम था वो था उर्दू। प्रश्न 46 है कि मुस्लिम युग की शिक्षा थी निःशुल्क थी। और 47 है कि मुस्लिम शासन की आगमन के पूर्व भारत में अंतिम हिंदू सम्राट था पृथ्वीराज चौहान था। 48 क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासन का आरंभ हुआ था मोहम्मद गौरी। 49 है कि मुस्लिम शासकों ने वैदिक एवं बौद्ध संस्थाओं को नष्ट कर नई शिक्षा संस्था प्रारंभ की थी जिन्हें कहते हैं मुस्लिम शिक्षा। प्रश्न 50 है कि मुस्लिम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य थे तो इसमें उपयुक्त में से तीनों थे यानी कि मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना, इस्लाम में धर्म का प्रचार थे यानी कि तीनों ही। प्रश्न 51 है कि मध्यकाल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को कहते हैं मकतब। प्रश्न 52 है कि मध्यकाल में उस शिक्षा प्रदान करने के केंद्र थे वो था मदरसा। प्रश्न 53 है कि प्रायः मकतब एवं मदरसा संबंधित होते थे मस्जिदों से। प्रश्न 54 है कि वैदिक एवं बौद्धकालीन गुरु शिष्य परंपरा की महान आदर्श का ह्रास हुआ यानी कि कमी हुआ तो मुस्लिम शिक्षा काल में हुआ। प्रश्न 55 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो सन 1601 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 56 है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम आरंभ किया था सेंट फ्रांसिसी जेवियर। प्रश्न 57 है कि भारतीय सागर में तटों पर डेरा डाला था फ्रांसीसियों ने। प्रश्न 58 है कि प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार भारत में आरंभ किया था तो था ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न 59 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में किसने की थी तो लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न 60 है कि मैकाले ने 2 फरवरी 1855 को विवरण पत्र लिखा जिसमें कि आलंग भाषाओं में को सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ और निम्न में से समीक्षा की वो बताए सर्वश्रेष्ठ बताए सबसे अच्छा बताए तो है साहित्य एवं विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 61 है कि लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे मैकाले थे। प्रश्न 62 है कि अंग्रेजी शिक्षा की मांग को सन 1883 तक लोक शिक्षा समिति द्वारा निम्न में से जोड़ दी गई थी आगरा कॉलेज वो कलकत्ता मदरसा से। प्रश्न 63 है कि लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई सन 1823 ईस्वी में। प्रश्न 64 है कि सन 1833 में अंग्रेजी की लोकप्रियता के कारण थे वो था साहित्य अध्ययन की ओर नेताओं का दबाव, विज्ञान की ओर रोचकता, सरकारी नौकरी की प्राप्ति। तो ये था 1833 में अंग्रेजी की लोकप्रियता का कारण। तो ये सभी हो जाएगा इसमें से। प्रश्न 65 है कि भारतीय शिक्षा का इतिहास में भाषा संबंधी वाद विवाद का श्रेणीगृह हुआ यानी कि शुरुआत हुआ तो वो है प्राचय प्रसिद्ध विवाद। प्रश्न 66 है कि मैकाले के विवरण पत्र को भारतीय शिक्षा के प्रसार में पथ प्रदर्शक किसने कहा तो कहे हैं नूरुल्ला एवं नायक। प्रश्न 67 है कि मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति कब दी गई तो 7 मार्च 1835 को। 68 है कि मैकाले का उद्देश्य था वो था भारतीयों को आचरण से अंग्रेज बनाना। 69 है कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया तो सन 1835 में। प्रश्न 10 है कि वुड का घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया गया तो सन 1854 में। प्रश्न 71 है कि वुड ने कहा था कि सहायता अनुदान प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए तो है कन्या पाठशालाओं को।
72 है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहाँ है, तो वो है, ये है वुड का घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 73 है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है, यह कथन किसका है, तो यह है एस.एन. मुखर्जी। 74 है कि वुड के घोषणा पत्र के मुख्य दोष है, तो है विश्वविद्यालय का विदेशी स्वरूप, नियंत्रित शिक्षा का होना, संस्कृत तथा अरबी भाषा की अवहेलना, यानी कि उपयुक्त में से सभी। प्रश्न 75 है कि प्रचयवादियों का बहुमत था, तो वो था लोक शिक्षा समिति में। प्रश्न 76 है कि मैकाले के विचार मिलते जुलते थे पाश्चात्यवादियों से। प्रश्न 77 है कि वुड का घोषणा पत्र सन 1833 के 20 वर्ष बाद सन 1853 में प्रस्तुत किया गया था पुनः संशोधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 है कि वुड की घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था सन 1854 में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीयों में शिक्षा प्रसार का दायित्व ब्रिटिश सरकार को ले लेना चाहिए, यह कथन किसका है, तो यह कथन है यूड डिरपेच का। क्वेश्चन नंबर 81 है कि वुड घोषणा पत्र के अनुच्छेद 90 में क्या वर्णित है, तो भारतीय शिक्षा की समस्या पर विचार। 82 है कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र की घोषणा की थी 10 जनवरी 1812 ईस्वी को। 83 है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन था, तो वो है चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 84 की मुख्य रूप से हंटर कमीशन ने ध्यान दिया माध्यमिक स्तर के व्यावसायीकरण पर। प्रश्न 85 है कि शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत ने किस वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल दिया, तो उच्च वर्ग। क्वेश्चन नंबर 86 है कि 19वीं शताब्दी में देशी शिक्षा की क्या स्थिति थी, तो वो गिरी स्थिति थी। प्रश्न 87 है कि भारत में सर्वप्रथम डिग्री कॉलेज खोला गया 1622 ईस्वी में। 88 है कि भारत में सर्वप्रथम किस देश की मशीनरी ने शिक्षा प्रारंभ की, तो पुर्तगाल ने। क्वेश्चन नंबर 89 है कि लॉर्ड कर्जन के समय शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया। 90 है कि 1910 को गोखले का बिल अस्वीकार किया गया। 91 है कि शिक्षा के निषेधन सिद्धांत को दिया था मैकाले ने। 52 है कि सर्जेंट ने अपनी योजना की क्रियान्वित करने का समय निर्धारित किया 40 वर्ष। 93 है कि सन 1813 के आज्ञापत्र का संबंध था भारतीय शिक्षा में परिवर्तन से। 94 है कि आज्ञापत्र 1813 में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता थी धारा 43 के अनुसार। प्रश्न 95 है कि सर्वप्रथम वर्धमान में तथा सबसे उनके समीप वर्नाक्युलर स्कूल स्थापित किए थे 10। प्रश्न 96 है कि अलेक्जेंडर नामक एक 24 वर्षीय तरुण एवं उत्साही पादरी भारत आया था, उफ के आगमन का समय था सन 1830 ईस्वी। प्रश्न 97 है कि भारतीयों के केवल पश्चिम एवं बाइबल की कृपा से मोदा प्राप्त हो सकता है, यह कथन था अलेक्जेंडर डफ का। 98 कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना हुई थी सन 1819 ईस्वी में। 99 है कि राजा राम मोहन राय एवं उनके मित्र डेविड हेयर के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप 20 जनवरी सन 1817 में स्थापना की गई थी हिंदू कॉलेज। 100 क्वेश्चन है कि हंटर आयोग का गठन किया गया था 3 फरवरी 1882। 101 क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की अध्यक्षता की थी विलियम हंटर ने। क्वेश्चन नंबर 102 है कि सन 1882 के अंत आयोग का प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट देना। प्रश्न 103 है कि सर्वप्रथम स्थानीय संस्थाओं की शिक्षा की बात किस आयोग ने की थी, तो हंटर आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 104 है कि सन 1911 में बंगाल विभाजन के अंत के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन समाप्त हो गया था। प्रश्न 105 है कि हंटर के समय में भारतीय शिक्षा के प्रगति अनुसार केवल भारतीय शिक्षित थे 6%। प्रश्न 106 है कि सन 1905 और 1910 में लॉर्ड कर्जन ने अधिक अनुदान देकर शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार किया था प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि राष्ट्रीय आंदोलन भारत में कब से प्रारंभ हुआ था, तो 19वीं सदी के अंत में। 108 है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को। 109 क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता अधिवेशन में किसने बंगाल विभाजन का विरोध करना निश्चित किया था, तो वो कांग्रेस ने। 110 है कि शिक्षा विषय को इंटर तक बीए की कक्षाओं में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था सैडलर कमीशन ने। 111 क्वेश्चन कलकत्ता के विश्वविद्यालय ने सिफारिश की प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। क्वेश्चन नंबर 112 है कि सैडलर आयोग का कार्य क्षेत्र सीमित था, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय तक। क्वेश्चन नंबर 113 है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में परीक्षण स्वरूप एक नया स्नातकोत्तर विभाग खोला था सन 1916 में। 114 है कि सैडलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी सन 1917 में। क्वेश्चन नंबर 115 के कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था, तो माइकल सैडलर। क्वेश्चन नंबर 116 है कि सन 1928 में नियुक्ति की गई समिति का नाम है वो है खेर समिति।
क्वेश्चन नंबर 117 की प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्ययन आयोग खेर समिति ने प्रस्तुत की 6 से 14 वर्ष। प्रश्न 118 है कि वर्तमान समय में वर्धा शिक्षा को कह सकते हैं बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा के नाम से हम वर्धा शिक्षा जानते हैं और वर्धा शिक्षा के बेसिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन निम्न सन में हुआ था, वो सन 1937 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 120 है कि वर्धा शिक्षा योजना में निम्न आयु वर्ग के छात्र प्रवेश लेते हैं 7 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 121 है कि वर्धा शिक्षा योजना में निम्न आयु वर्ग के छात्र प्रवेश लेते हैं 7 से 14 वर्ष। 122 है कि बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है जो तकनीकी शिक्षा। 123 है कि गांधी जी की प्रमुख प्रवर्तक थे माध्यमिक शिक्षा के। 124 है कि गांधी जी के अतिरिक्त वर्धा स्कीम के प्रमुख प्रवर्तक थे राधाकृष्ण। 125 है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है राधाकृष्ण कमीशन। 126 है कि राधाकृष्ण कमीशन मुख्य रूप से के लिए गठित किया गया था उच्च शिक्षा के लिए। 127 है कि रामकृष्ण कमीशन सन में गठित हुआ यानी कि 1948 में। 128 है कमीशन की रिपोर्ट सन 1949 में प्राप्त की गई। सन 129 क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अध्यापक के वेतन को बांटा है, वो 4 वर्गों में बांटा हुआ है। 130 क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की 4 नवंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 131 है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 132 है कि राधाकृष्ण आयोग में कुल सदस्य थे 10। क्वेश्चन नंबर 133 है कि राधाकृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 25 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 134 है कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की थी तो तत्कालीन सरकार के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 135 है कि मुदलियार आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की थी 29 अगस्त 1953 को। क्वेश्चन नंबर 136 है कि माध्यमिक शिक्षा का आरोप का प्रतिवेदन था 244 पृष्ठों का। क्वेश्चन नंबर 137 है कि मुदालियर आयोग प्रतिवेदन निम्न प्रकरणों में विभक्त था 14। क्वेश्चन नंबर 138 है कि माध्यमिक शिक्षा का आयोग ने धर्म विषयक निम्न शिक्षा पर बल दिया था धार्मिक व नैतिक। क्वेश्चन नंबर 139 है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी तो 1952 में। क्वेश्चन नंबर 140 है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम मुदलियर कमीशन भी प्रचलित हुआ तो इसके अध्यक्ष मुदलियार जी थे। क्वेश्चन नंबर 141 है कि मुदलियार जी का पूरा नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। क्वेश्चन नंबर 142 है कि मुदलियार आयोग की नियुक्ति निम्न स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए की गई माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि मुदलियार आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। क्वेश्चन नंबर 144 है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 में कुल सदस्य थे 16 थे। क्वेश्चन नंबर 145 कोठारी आयोग ने अपने कार्य आरंभ किया 2 अक्टूबर 1964। क्वेश्चन नंबर 140 है कि शिक्षा आयोग ने कुल 16 सदस्य थे जिनमें 6 विदेशी अन्य 10 थे भारतीय थे। 147 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 26 जून 1966 को अपने प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया था तो वो भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 148 है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन नाम मतलब शीर्षक था तो वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्वेश्चन नंबर 149 है कि कोठारी आयोग का दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 150 है कि कोठारी कमीशन का गठन हुआ था सन 1964। क्वेश्चन नंबर 151 है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के पूर्व डॉक्टर दौलत सिंह कटोरी कौन थे तो वो थे कोठारी कौन थे तो वो थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 152 है कि शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई तो डॉक्टर डी एस कोठारी है। 153 है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी तो वो शिक्षा आयोग 64। 154 है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति नामक प्रतिवेदन विभक्त थे 3 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 155 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया था 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 156 है कि नई शिक्षा नीति की स्वरूप रेखा निर्धारण किया था श्री राजीव गांधी। 157 है कि नई शिक्षा नीति शुभारंभ किया गया 1986 में। और 198 क्वेश्चन है कि 10+2++3 की संरचना की गई थी नई शिक्षा नीति में। उसके बाद है कि 159 जो है 159 क्वेश्चन जो है कि खुले विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 160 क्वेश्चन है कि शिक्षा का सार और उसकी भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कौन सा भाग है तो वह है द्वितीय भाग। 161 क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के नाम से इसे संसद के बजट अधिवेशन में कब प्रस्तुत किया गया तो 1986 में। उसके बाद क्वेश्चन जो है कि संसद में पास होने के उपरांत नई शिक्षा नीति कब प्रकाशित की गई तो सन 1985 में। क्वेश्चन में 163 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विभाजित है 12
भागों में। 164 है कि निम्न में कौन सी संकल्पना राष्ट्रीय योजना की नवीनतम नीति 1992 से संबंधित है, वो है धार्मिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 165 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय जाता है तो जाता है राजीव गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 166 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी जनवरी 1985 में। 167 क्वेश्चन है कि निम्न में से खेल सामग्री नहीं है, वो है इनमें से कोई भी नहीं है। 68 क्वेश्चन 168 की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य, तो 8 हैं। क्वेश्चन 169 की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। 170 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है भारत को ज्ञानवान बनाना। 171 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष है वो है सैम पित्रोदा। 172 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितनी राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को सिफारिश की, तो 50। क्वेश्चन नंबर 173 है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 174 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभ स्तर में तक की पढ़ाई शामिल है, वो है कक्षा 3 से 5। 175 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, सतत सतत एवं रचनात्मक। 176 क्वेश्चन है कि मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है, तो 11 से 14 वर्ष की आयु। क्वेश्चन में 77 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना जो है 5+3+3+4। क्वेश्चन में 178 है कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्रारंभिक तथा मुख्य शिक्षा। उसके बाद 179 है कि प्राथमिक शिक्षा होती है आगे की शिक्षा की नींव। 180 की प्राथमिक शिक्षा है वो है कौशल केंद्रित। 181 क्वेश्चन है कि निम्न प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है यानी कि मतलब है कक्षा 1 से 5। 182 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा का अर्थ था, तो वह है कक्षा 6 से 8। क्वेश्चन नंबर 183 है कि भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है, तो है धारा 45। 184 की प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को कहते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा। 185 क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय में जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को कहते हैं माध्यमिक शिक्षा। और 186 क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में 6 वर्ष से 13 वर्ष की आयु जो वर्ग के जो बच्चे हैं अर्थात कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा निम्न प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आती है प्राथमिक शिक्षा। 187 क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया गया सन 1884 में। क्वेश्चन नंबर 188 है कि अपव्यय शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो वो है हार्वर्ड समिति 1929। क्वेश्चन नंबर 189 है कि अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूर्ति के पूर्व के बालकों को पाठशाला की कक्षा से हटा देना, यह विवेचना किसने किया, तो वो है हॉटॉग समिति ने। क्वेश्चन नंबर 190 है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का दूसरा नाम है नर्सरी शिक्षा। 191 है कि अवरोधन का तात्पर्य बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रुक जाना, यह विचार किस शिक्षाविद ने प्रस्तुत किए हैं, तो वो है नरेंद्र देव समिति। क्वेश्चन नंबर 192 है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि छात्रों के ज्ञान और व्यक्तित्व के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण है वह तत्व है बहुभाषा। क्वेश्चन नंबर 193 है कि विद्यालय में एक ही से अधिक भाषाओं का शिक्षण है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। 194 की बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षा को क्या करना चाहिए, तो परस्पर बातचीत करने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 195 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 196 है कि शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों का कारण हो सकता है यानी कि गलतियों के कारण हो सकता है ज्ञानेंद्रियों का दोष। 197 क्वेश्चन है कि एक विधि कक्षा में भाषा शिक्षण की मुख्य चुनौती क्या है, वो है शिक्षार्थियों की विस्तृत क्षमता वाले समूह का सामना करना। 198 क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं वह संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इनका निहितार्थ है कि बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। प्रश्न 200 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कितने जीवन कौशल हैं, तो वो है 10 है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।